वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पारुल गर्ग और जो हमारी एनटीए यूजीसी नेट की लेबर लॉज एचआरएम की सीरीज चल रही थी जिसमें हम दिसंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, ये उसका पार्ट थर्ड है। लास्ट टू पार्ट्स में हमने 20 क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे, इसके आगे का हम यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Now question number 21. Which of the following strikes are characterized as strikes based on generic purpose? या generic purpose का मतलब है common purpose, means commonly लोगों को लेकर जो purpose कहा गया है उसको बोला है general purpose। ये कोई specific नहीं है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है sympathetic strikes। sympathetic strikes का मतलब होता है कि जब कोई एक यूनियन स्ट्राइक पर है तो दूसरी यूनियन उसके सपोर्ट के लिए स्ट्राइक पर बैठी है, दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सेकंड इज ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक्स। ज्यूरिडिक्शनल मींस जब वर्कर्स ऑफ डिफरेंट यूनियंस के आपस में किसी भी वर्क असाइनमेंट को लेकर डिस्प्यूट करते हैं तो ये ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक कहलाती है। देन थर्ड इज पॉलिटिकल स्ट्राइक। पॉलिटिकल स्ट्राइक का मतलब जब यूनियन गवर्नमेंट से किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए या पॉलिसीज को चेंज करने के लिए डिमांड करती है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल स्ट्राइक। देन जनरल स्ट्राइक मींस कि डिफरेंट वर्कर्स ऑफ द कंट्री कह देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कि हम जब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, जैसे कि हमारी वेजेस नहीं बढ़ाई जाती तब तक वो स्ट्राइक पर बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जनरल स्ट्राइक। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्राइक बेस्ड ऑन जेनरिक पर्पस कौन सी है। तो जेनरिक पर्पस में जनरली हमारी सिंपैथेटिक स्ट्राइक और ज्यूरिडिक्शनल स्ट्राइक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। Now question number 22. The three learning outcomes are given in list 1 and the aspects covered under them in list 2. यहाँ दो लिस्ट दी गई हैं जिसमें लिस्ट 1 में लर्निंग आउटकम्स दिए हैं और लिस्ट 2 में ये बताना है कि ये कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। तो फर्स्ट इज कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मींस जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जैसे आपकी मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होता है आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। स्किल बेस्ड मींस कि कोई भी पर्सन किसी भी स्किल्स में एकदम कॉम्पिटेंट है, मींस कंपाइल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। अफेक्टिव का मतलब होता है इमोशनल एंड एटीट्यूडनल रिगार्डिंग एनी वर्क, तो दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव। तो यहाँ ये करेक्ट आंसर दिए गए हैं, तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट, कॉमन है, सारा सेम सीक्वेंस दिया गया है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23. The Government of India has ratified few conventions of ILO relating to child labor. Arrange the conventions in a sequence from earliest to the latest as per the year of their adoption by ILO. तो यहाँ ILO की ये कुछ कन्वेंशंस दी गई हैं जिनको रेटिफाइड कर दिया था, ये अब हमें सीक्वेंस में लगानी है कि सबसे पहले कौन सी कन्वेंशन आई थी उसके बाद कौन सी आई थी। तो यहाँ हम देख लेते हैं। फर्स्ट है नाइट वर्क ऑफ यंग पर्संस इंडस्ट्री कन्वेंशन। तो ये वाली कन्वेंशन आई थी 1919 में, कन्वेंशन नंबर 6 है इसका नेम। देन सेकंड इज मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यंग पर्संस कन्वेंशन। ये कन्वेंशन आई थी 1946 में जो कि कन्वेंशन नंबर 77 है। थर्ड इज नाइट वर्कर्स ऑफ यंग पर्संस इंडस्ट्री कन्वेंशन रिवाइज्ड। ये रिवाइज्ड हुई थी और ये हुई थी 1948 में, कन्वेंशन नंबर 90। देन मिनिमम एज अंडरग्राउंड वर्क कन्वेंशन, ये कन्वेंशन आई थी 1965 में, इसका नंबर है 123। तो ये सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ABCD, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। Elder and Ghader, in their approach of internationalization of HRM activities, have identified 4 phases which are given in list 1, and the purpose that is served in each phase is given in list 2. Elder and Ghader ने जब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ HRM की अप्रोच के बारे में बताया था तो उन्होंने 4 फेजेस दी थी, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल एंड ग्लोबल। तो इसमें उन्होंने कुछ पर्पस सॉर्ट आउट किए थे, जिसमें डोमेस्टिक में उन्होंने बात की थी एथनोसेंट्रिक की और इंटरनेशनल में उन्होंने बात की थी पॉलीसेंट्रिक की, जिसमें प्रोजेक्ट को काम करना मतलब प्रोजेक्ट अचीव हो जाए उनका, इतनी बात की गई थी। मल्टीनेशनल इंटरनेशनल का कुछ एडवांस था, इसमें बात की गई थी कि प्रोजेक्ट के साथ साथ करियर डेवलपमेंट भी होना चाहिए एम्प्लॉइज का, और ग्लोबल में बात की गई थी कि करियर डेवलपमेंट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो करेक्ट सीक्वेंस इज
डोमेस्टिक का है रिवॉर्ड यानी ए का फोर्थ, तो यहाँ ये करेक्ट ऑप्शन हमारा ये आ जाता है। बी का इंटरनेशनल का थर्ड है, प्रोजेक्ट टू गेट जॉब डन। मल्टीनेशनल का है प्रोजेक्ट एंड करियर डेवलपमेंट, एंड ग्लोबल का है करियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 25. Some of the areas relating to organizational change are given below. Organizational change से लेकर कुछ एरियाज यहाँ दिए गए हैं, मार्केटिंग, स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट एंड मैनेजिंग पीपल। Choose the correct option from those given below which include the areas relating to process of change. चेंज का जो प्रोसेस होता है उससे कौन कौन से एरियाज रिलेटेड है वो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर, देन स्ट्रेटेजी एंड मैनेजिंग पीपल, ये 3 एरियाज हैं जो कि प्रोसेस ऑफ चेंज से रिलेटेड हैं। तो बी, सी एंड एफ इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26. Under the provision of Mines Act 1952, an owner or agent of a mine is required to provide which of the following facilities for the persons employed in the mine? माइंस एक्ट 1952 में कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं ये बताना है। तो यहाँ 4 फैसिलिटीज दी गई हैं, ड्रिंकिंग वाटर, कंजर्वेंसी, मेडिकल अप्लायंसेस एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें ड्रिंकिंग वाटर थी, कंजर्वेंसी थी, मेडिकल अप्लायंसेस थी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। तो ए, बी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Now come to question number 27. Given below 3 types of competencies in list 1 and their characteristics in list 2. यहाँ 3 तरह की competencies बताई गई हैं जो कि list 1 के अंदर हैं और इनकी क्या क्या characteristics हैं। तो यहाँ हमें इन्हें choose करना है। Choose the correct option from these options given below which give the right match between the competencies and the characteristics. तो एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल कॉम्पिटेंसी। यूनिवर्सल कॉम्पिटेंसी मीन्स वो कॉम्पिटेंसी जो सभी एम्प्लॉइज के लिए कॉमन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में सभी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, कल्चर और बिजनेस पर्सपेक्टिव को रिफ्लेक्ट करें। देन ट्रांसफरेबल कॉम्पिटेंसी मीन्स कि एम्प्लॉय के अंदर जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं किसी भी पर्टिकुलर रोल को कंप्लीट करने के लिए वो सारी स्किल्स वो दूसरी जॉब पर भी पूरी कर सकता है। मींस वो अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को ट्रांसफरेबल कर सकता है। देन यूनिक कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि जो स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज किसी बंदे के अंदर हैं तो वो पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक रोल को ही अचीव करने के लिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सी का हमारा आंसर है 1। तो सी का ऑप्शन हम 1 देख लेते हैं, इसमें ये है। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4th। ए मीन सेकंड, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू, कल्चर की बात की गई है जो अभी आपको बता दिया गया था। तो करेक्ट आंसर इज 4th। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. गिवन बिलो आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ग्रुप फॉर्मेशन की यहाँ डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं। करेक्ट द राइट ऑप्शन विच गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग। तो इनको एक सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आती है फॉर्मिंग। यहाँ देखिए डी सबसे 1 है तो हमारा 2 ही आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। फॉर्मिंग के बाद आता है स्टॉर्मिंग, ए, देन नॉर्मिंग, उसके बाद आता है परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। तो करेक्ट आंसर इज 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29. सम ऑफ द एरियाज रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आर गिवन बिलो। ये कुछ एरियाज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज से रिलेटेड हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन बिलो विच गिव्स द लिस्ट रिलेटेड टू द कंटेंट ऑफ चेंज। अभी पीछे भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, उसमें पूछा था प्रोसेस ऑफ चेंज के बारे में और यहाँ पर बात की गई है कंटेंट ऑफ चेंज की। लास्ट क्वेश्चन में प्रोसेस ऑफ चेंज में हमने देखा था स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी, मैनेजिंग पीपल, ये प्रोसेस ऑफ चेंज के पार्ट है। और कंटेंट ऑफ चेंज में आते हैं मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी। ए, बी एंड सी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. There exist certain essential elements of social insurance. Which amongst the following are not the element of social insurance? ये यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन सोशल इंश्योरेंस के एलिमेंट्स नहीं हैं। फर्स्ट इज कंपल्सरी पार्टिसिपेशन, देन कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनेंस,
नो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, बेनिफिट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूशन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। सोशल इंश्योरेंस का मतलब होता है दैट प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट इकोनॉमिक हजार्ड्स जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, इन विच द गवर्नमेंट पार्टिसिपेट्स द participation of employer to ensure that a group of individuals are insured or protected। तो अगर इसमें हम देखते हैं कंपल्सरी पार्टिसिपेशन तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनेंस ये भी एलिमेंट नहीं है इसका। नो गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट कोई स्पॉन्सरशिप नहीं करता है, ये सही है ऑप्शन। देन बेनिफिट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्ट्रीब्यूशन, ये भी सही है। तो इसके दो एलिमेंट जो नहीं है वो है कंपल्सरी पार्टिसिपेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनेंस। तो ए एंड बी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे।